नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है हिंदी क्विक रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम आपके हिंदी के इम्पॉर्टेंट MCQs के माध्यम से जो आपके प्रीवियस ईयर के हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके सिलेबस के अनुसार, उनके माध्यम से हिंदी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन यहाँ पर कर रहे हैं। आज हमारी हिंदी क्विक रिवीजन सीरीज़ की ये आपकी छठी क्लास होगी और आज की क्लास में जो आपके सिलेबस में 23 लेखक आपको दिए गए हैं, लेखक परिचय वाला जो आपका पोर्शन है, हर एग्जाम में यूके SSC के द्वारा 3 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपसे पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में पूरे लेखक परिचय का हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन हाल ही के जो आपके एग्जाम्स हैं, चाहे वो UPSI का 2021 का हो, यूपी के ही जो अदर एग्जाम्स हुए 2022 के हों, उनके आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इनके माध्यम से लेखक परिचय वाले टॉपिक का हम एक क्विक रिवीजन यहाँ पर कर जाएंगे। अगर आप किसी लेखक के बारे में, लेखक परिचय के बारे में, उनके बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो 2 हमारी डिटेल क्लास ऑलरेडी बनी है लेखक परिचय के ऊपर, आप उन्हें प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर को नहीं देखेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखेंगे। सभी प्रीवियस ईयर के हैं तो आपका अच्छे से प्रैक्टिस भी यहां पर हो जाएगी कि किस लैंग्वेज में, किस टाइप के और क्या क्या आपसे पूछा गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में मिला था। पहला जो साहित्य अकादमी था वो भी 1955 में दिया गया था, इन्हीं को दिया गया था इनकी रचना हिमतरंगिणी के लिए। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें, इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ था। इनको लेकर एक फैक्ट याद कर लीजिए, क्वेश्चन आएगा, इनमें से किस लेखक को मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव मिला था? वो भी कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। इनको एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है और इसी नाम से इनकी एक रचना भी है। ठीक है, हिमतरंगिणी से जुड़ा हुआ एक नाम याद कर लीजिए, हिमकिरीटनी। हिमकिरीटनी जो रचना है ये भी माखनलाल चतुर्वेदी की है। हिमकिरीटनी के लिए उस समय 1943 की बात है, उस समय जो हिंदी का साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार था, देव पुरस्कार, वो इनको मिला था। तो 2 इंपॉर्टेंट रचनाएं, हिमतरंगिणी और हिमकिरीटनी। हिमतरंगिणी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी और हिमकिरीटनी के लिए 1943 में उस समय का साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड देव पुरस्कार। ठीक है, इनको पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? इनको पद्म भूषण 1963 में दिया गया था। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था? देखिए, हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, और हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हैं महादेवी वर्मा। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में मिला था, जो इनका काव्य संग्रह है यामा, इसके लिए इनको दिया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो इनको मिला कब? 1982। और किस रचना के लिए? यामा के लिए इनको मिला। एक और क्वेश्चन महादेवी वर्मा को लेकर कई बार पेपर में आया है, जो पहला भारत भारती पुरस्कार था, इससे किसे सम्मानित किया गया? वर्ष नहीं पूछा गया है, सिर्फ इतना याद कर लीजिए, जो पहला भारत भारती पुरस्कार है उससे इनको ही सम्मानित किया गया। ठीक है, जो इनकी रचना है यामा, यह 4 काव्य संग्रहों का संकलन है। किस किस का संकलन है? एक है आपका निहार, इसके अलावा रश्मि, इसके अलावा नीरजा और एक आपका सांध्य गीत। एक पेपर में इनके वर्ष पूछे गए थे और कुछ पेपर में आया निहार किसकी रचना है, नीरजा किसकी रचना है। निहार 1930 में आई, ये 1932 में आई रश्मि, उसके बाद नीरजा 1934 और सांध्य गीत 1936। तो निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या, इस तरीके से आपने इनको याद करना है। इन्हीं सबका संकलन क्या है? यामा, जिसके लिए इनको ज्ञानपीठ मिला। नेक्स्ट है, 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? तो 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर्व को दिया गया। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब मिला साहित्य अकादमी? 1973 में आलोक पर्व के लिए। जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं आपके सिलेबस में, उनको कब कब साहित्य अकादमी मिला पूछा जाता है।
एक बार उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिनी के लिए मिला 1955 में। इसके बाद राहुल सांकृत्यान को मिला 1958 में। राहुल सांकृत्यान को मध्य एशिया का इतिहास इस रचना के लिए मिला। उसके बाद 1960 में सुमित्रा नंदन पंत को मिला उनकी रचना कला और बूढ़ा चांद के लिए। फिर 1973 में आइए हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोक पर्व के लिए। फिर आते हैं हरिशंकर परसाई 1982 में विकलांग श्रद्धा का दौर, इसके लिए हरिशंकर परसाई को यहां पर साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। फिर आते हैं मंगलेश डबराल सन 2000 में हम जो देखते हैं के लिए उनको मिला। राजेश जोशी को 2002 में दो पंक्तियों के बीच इसके लिए मिला। और फिर 2005 में मनोहर श्याम जोशी को उनके उपन्यास कयाप के लिए मिला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपने साथ साथ में रिवाइज करते हुए चलनी है, ठीक है। नेक्स्ट है सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, इसके बारे में हमने जब डिटेल लेखक परिचय को देखा था उसमें बात करी थी कि सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए मिला था। तो वो मिला था लोकायतन के लिए, और ये वही पुरस्कार है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, ठीक है। जो लोकायतन है सुमित्रा नंदन पंत का, ये एक महाकाव्य है। 1964 में ये पब्लिक हुआ था। यह जो लोकायतन है महात्मा गांधी के जीवन पर बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन तो पेपर में आया है। मैंने आपको साथ में दो फैक्ट और बता दिए कि ये एक महाकाव्य है, 1964 में आया, और किसके ऊपर बेस्ड है, महात्मा गांधी के जीवन पर, ठीक है। कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको 1960 में साहित्य अकादमी मिला था और चिदंबरा के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो साहित्य अकादमी इसकी स्थापना होती है 12 मार्च 1954 और पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिया गया था। तो इस चीज को याद करेंगे, स्थापना डेट सहित याद करेंगे। अभी तो आपको उसने वर्ष अलग अलग दे दिए, हो सकता है जब एग्जाम में क्वेश्चन आए सारे आपको वर्ष एक ही दे दे, 54 54 54 दे दे। तो डेट सहित याद करेंगे। और पहला अवार्ड दिया कब गया, 1955। नेक्स्ट है किस वर्ष से लेखक और उसकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना प्रारंभ हुआ। तो लेखकों को उनकी रचनाओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 से देना शुरू हुआ। पहला अवार्ड माखनलाल चतुर्वेदी को मिला हिमतरंगिनी के लिए, ठीक है। तो देखिए वही क्वेश्चन है, बस घुमा घुमा के आपसे पूछे जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपका जो पूरा लेखक परिचय वाला है उसके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो सभी के सभी प्रीवियस ईयर के हैं, अलग अलग एग्जामों में आए हैं, अतिरिक्त तथ्यों के साथ कम समय में अच्छे से रिवाइज आप कर पाएंगे। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी है। देखिए जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं, इनकी पहली कहानी किसको माना जाता है, इनकी पहली कहानी ग्राम को माना जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की बात करें, इनको कलाधर के नाम से भी जाना जाता है और आधुनिक कविता के सुमेरु इस नाम से भी जयशंकर प्रसाद को जाना जाता है, ठीक है। इनका जन्म और इनका निधन काशी में होता है, तो आपको लोकेशन याद करनी है। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के थे, ये काशी के थे। जो इनकी ये पहली कहानी है ग्राम, ये 1911 में प्रकाशित होती है। इसी वर्ष जो इनकी एक पत्रिका थी, क्वेश्चन आता है इंदू पत्रिका से कौन जुड़े हैं, जयशंकर प्रसाद जुड़े हैं। इसी वर्ष इस कहानी का प्रकाशन इंदू पत्रिका में किया गया था और इंदू पत्रिका 1909 में आई थी। तो किसके साथ जुड़ी है, जयशंकर प्रसाद के साथ। इनकी जो पहली कहानी है वो इसी में आई थी, ठीक है। अगर इनकी कहानियों की बात करें, ये तो सिर्फ पहली कहानी है। अगर क्वेश्चन होता जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी संग्रह कौन सा है, तब आंसर हो जाता छाया। ये इनका पहला कहानी संग्रह है, ठीक है। इसके अलावा इंद्रजाल इन्हीं की कहानी है, आकाशदीप हो गई इन्हीं की कहानी है, गुंडा भी इन्हीं की है, स्वर्ग के खंडर इन्हीं की रचना है, कहानी है, ठीक है। ग्राम किस रचनाकार की प्रथम कहानी है, तो वही क्वेश्चन है, आप अच्छे से जान गए, जयशंकर प्रसाद की। हिंदी का पहला समाचार पत्र 1826 में कहां से प्रकाशित हुआ था। देखिए हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था इसका नाम था उदत मार्तंड। पंडित जुगल किशोर के द्वारा इसको शुरू किया गया था और यह समाचार पत्र कलकत्ता से आता था। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। भारत का जो पहला समाचार पत्र था उसका नाम क्या था, द बंगाल गजट,
और बंगाल गजट किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने। यह भी बंगाल से आता था और यह किस भाषा का था? यह अंग्रेजी का था। तो क्वेश्चन पेपर में बना है, भारत का पहला समाचार पत्र किस भाषा में निकला? तो अंग्रेजी में निकला। ठीक है। हिंदी का पहला कौन है? कलकत्ता से आने वाला उदत मार्तंड। ठीक है। नेक्स्ट है, सूरदास जी किस काल के संत कवि हैं? तो सूरदास जी किस काल के कवि हैं? ये भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। सूरदास जी के गुरु का नाम पेपर में बहुत बार आया है। इनके गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य कौन है? जो पुष्टि मार्ग के संस्थापक हैं। तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य के शिष्य हैं सूरदास। ठीक है। सूरदास की रचनाएं किस भाषा में हैं? ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, इनकी जो अलग अलग रचनाएं हैं पेपर में आती है कि यह रचना किस भाषा में है। जैसे सूरसागर इनकी रचना है, किस भाषा में है? सूरसावली किस भाषा में है? इस तरीके से इनकी रचनाओं की भाषा ब्रज भाषा है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है। चाहे आपसे सुरसागर पूछे, सुरसावली पूछे, साहित्य लहरी पूछे, नल दमयंती पूछे, सारी रचनाएं किसमें हैं? ब्रज भाषा में। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं आपके सिलेबस के हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास को ब्रज भाषा का पहला कवि कहा है। तो क्वेश्चन आ सकता है, सूरदास को ब्रज भाषा का अग्रदूत भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? देखिए, सुरसावली इन्हीं की रचना है, साहित्य लहरी इन्हीं की रचना है, सुरसागर इन्हीं की रचना है। जो रामायणी है ये कबीर दास की रचना है। तो आपका एक रचना कबीर की भी मिल गई यहां पर, और ये तीनों के तीनों किसकी हैं? सूरदास की हैं। ठीक है। जो सुरसागर है इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है। सुरसागर को राग सागर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। सुरसागर एक कृष्ण भक्ति काव्य है। रामायणी किसकी रचना है? कबीरदास की। नेक्स्ट है, इनमें से किस पुस्तक में सूरदास के दृष्टकूट पदों का संग्रह है? तो सूरदास के दृष्टकूट पदों का संग्रह कौन सी रचना में है? अब ये वाली तो बहुत बार आई है, किसकी रचना है? सूरदास की रचनाएं हैं। सूरसागर में नहीं, साहित्य लहरी इसका आंसर हो जाएगा। साहित्य लहरी की बात करते हैं। इस किताब को, इस रचना को हिंदी काव्य शास्त्र की पहली पुस्तक माना जाता है। क्वेश्चन याद करेंगे, हिंदी काव्य शास्त्र की पहली पुस्तक कौन सी किताब है? साहित्य लहरी। और इसी पुस्तक में सूरदास के दृष्टकूट पदों का संग्रह किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? यह भी पेपर में आया है। सूरदास की रचनाओं में भयानक रस यहां पर नहीं पाया जाता। ठीक है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? अब अष्टछाप को लेकर भी पेपर में क्वेश्चन कई बार आया है। अष्टछाप कवि हैं क्या? अष्टछाप मतलब हिंदी के 8 श्रेष्ठ कवि। ठीक है। इनकी स्थापना या जो ये ग्रुप बनाया कि 8 श्रेष्ठ कवियों का एक समूह है, इनके बारे में सबसे पहले किसने बनाया ये ग्रुप? ये बनाया था विट्ठल नाथ ने। विट्ठल नाथ ने 1565 में अष्टछाप की स्थापना करी थी। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, अष्टछाप होता क्या है? हिंदी के 8 कवि। अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? ये थे विट्ठल नाथ। और कब करी? 1865। इसमें कौन कौन शामिल हैं? देखिए, अष्टछाप में वल्लभाचार्य जो सूरदास के गुरु हैं उनके 4 शिष्य, और विट्ठलनाथ जो इस अष्टछाप के संस्थापक हैं उनके 4 शिष्य शामिल हैं। वल्लभाचार्य की ओर से इसमें सूरदास शामिल हैं, कृष्णदास शामिल हैं, परमानंद दास शामिल हैं और कुंभन दास शामिल हैं। ये 4 वल्लभाचार्य के शिष्य इसमें शामिल हैं। विट्ठलनाथ के भी 4 शिष्य हैं, जिसमें आपका छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास शामिल हैं। तो ये तीनों के तीनों अष्टछाप में शामिल हैं। मैंने आपको 8 जो कवि हैं उनके नाम बताए, फिर से नोट कर लीजिए। सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ठीक है। ये पेपर में पूछा जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं अष्टछाप की स्थापना 1565, संस्थापक विट्ठलनाथ। अष्टछाप क्या है? 8 कवि हैं। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद और कृष्ण। और विट्ठलनाथ के शिष्य हैं छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। इन 8 में अष्टछाप का जहाज किसको कहा जाता है? अष्टछाप में तो सबके सब है, अष्टछाप का जहाज सूरदास को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है?
तो प्रेमचंद की रचना नहीं है। अगर आपने इस रचना को पढ़ा है, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, काफी पॉपुलर रचना है, सीधा बता देंगे ये प्रेमचंद की रचना नहीं है। ठीक है, कई बार ये पेपर में आई है। ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। यह एक नाटक है। बाकी जो सारी रचनाएं हैं ये मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो कबीर की भक्ति का स्वरूप है आपका निर्गुण। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न बनता है निर्गुण भक्ति काव्य के कवि कौन हैं? तो आप कहेंगे कबीर हैं। ठीक है, ज्ञानाश्रय कवि कौन है? आप कहेंगे कबीर है। कबीरदास को लेकर 2-3 क्वेश्चन बने हैं। कबीरदास की मृत्यु कहां होती है? इनका निधन मगहर में होता है। इसको आपने ध्यान रखना है, मगहर आपके उत्तर प्रदेश में आता है। इनका निधन मगहर में होता है। यह किसके समकालीन है? तो ये सिकंदर लोदी के समकालीन है। इनके गुरु का नाम क्या है? तो कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। ठीक है, और कबीर के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? इनके सबसे प्रिय शिष्य का नाम था धर्मदास। इनको भी आप ध्यान रखेंगे। कबीरदास का जन्म काशी में होता है। ठीक है, ये निर्गुण संप्रदाय के कवि हैं, निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, ज्ञानाश्रय कवि हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है कवि जो है वो ज्ञान मार्गी है या प्रेम मार्गी? तो आप ज्ञान मार्गी पर टिक करेंगे। ठीक है, कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा था? तो वाणी का डिटेक्टर इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित नहीं है? तो मीराबाई की रचनाएं गीत गोविंद इन्हीं की है, राम गोविंद इन्हीं की है, राग सोरठा के पद इन्हीं की हैं। इसके अलावा एक रचना इनकी और याद कर लीजिए, नरसिंह जी का मायरा। ये रचना भी मीराबाई की है, ये वाली रचना इनकी नहीं है। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो बीजक जो है आपका कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। कबीरदास की 3 इंपॉर्टेंट रचना है। एक है जिसका नाम है साखी, इसके अलावा एक है जिसका नाम है सबद और एक है रमैनी। रमैनी के बारे में ऊपर हमने देखा था ना। इन तीनों का संकलन किया गया है बीजक में। तो किसकी हुई रचना? ये हो गई आपके कबीरदास की। ठीक है, क्वेश्चन आता है कबीर वाणियों का संग्रह किसमें किया गया है? बीजक में। बीजक के कितने भाग हैं? 3 प्रमुख भाग है, उसमें साखी, सबद और रमैनी। ठीक है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो तुलसीदास जी की फेमस रचना है, काफी प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस। रामचरितमानस में टोटल 7 कांड हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन आया था पेपर में कि रामचरितमानस के जो 7 कांड है, सबसे बड़ा कांड कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है? सबसे बड़ा कांड है आपका बाल कांड और सबसे छोटा कांड है आपका किष्किंधा कांड। इस चीज को ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आएगा। अगर हम 7 कांडों के क्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले है आपका बाल कांड, अयोध्या कांड, फिर आता है अरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। 7 कांड हैं रामचरितमानस में। जो अयोध्या कांड है इसे रामचरितमानस में हृदय कांड कहा गया है। इसको आपने ध्यान रखना है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुलसीदास की जो दूसरी प्रसिद्ध रचना है जैसे विनय पत्रिका हो गई, कृष्ण गीतावली हो गई, वो रचनाएं इनकी ब्रज भाषा में है। लेकिन जो रामचरितमानस है वो इन्होंने अवधी भाषा में लिखा है। तो इस चीज को भी नोट करेंगे। बाकी जो इनकी दोहावली है, कवितावली है, कृष्ण गीतावली है, विनय पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका है इनकी, विनय पत्रिका सारी की सारी ब्रज भाषा में है, लेकिन रामचरितमानस अवधी में है। निम्न में से कौन सी निराला की कृति नहीं है? तो देखिए निराला की काव्य कृति नहीं है, यहां पर आपने ये बताना है। देखिए यहां पर अनामिका, गीतिका, परिमल, ये सारी की सारी काव्य रचनाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। जबकि चतुरी चरमार जो है आपका, यह एक कहानी संग्रह है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चारों निराला जी की रचनाएं हैं, लेकिन यह काव्य कृति नहीं है, यह कहानी संग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट है मन्नू भंडारी की कौन सी कृति उपन्यास और नाटक दोनों है? तो मन्नू भंडारी इनकी जो महाभोज रचना है ये उपन्यास भी है और नाटक भी है, दोनों है। तो एक इतना अच्छा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का आपका क्लियर हुआ। जो लेखक परिचय वाला टॉपिक है काफी विशाल टॉपिक है। 23 लेखकों के बारे में आपको A to Z पता होना चाहिए। डिटेल्ड वीडियो उनके ऊपर ऑलरेडी बने हैं। 2 क्लासेस हैं, एक में हमने पद खंड के सभी लेखकों को देखा, एक में गद्य खंड के। तो अगर आपने उनको कवर कर लिया है या नहीं किया है, आपको सारे लेखकों के बारे में जानकारी हो या ना हो, लेकिन कम से कम जो क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं इस टाइप के, वो आपको पता होने चाहिए।
तो कौन सी रचना है मन्नू भंडारी की जो उपन्यास और नाटक दोनों हैं? महाभोज। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है? तो प्रेमचंद की रचना कर्मभूमि है, मानसरोवर है, शतरंज के खिलाड़ी हैं, मैला आंचल इनकी रचना नहीं है। ठीक है, झरना पंत के रचनाकार कौन है? तो झरना किसकी रचना है? झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तितली के रचनाकार कौन है? तो तितली इनका एक फेमस उपन्यास है, जो जयशंकर प्रसाद हैं, इनके उपन्यास का नाम है तितली। जयशंकर प्रसाद ने 3 उपन्यास लिखे हैं। एक है उनके उपन्यास का नाम कंकाल, दूसरे का नाम है तितली और तीसरे का नाम है इरावती। बस इन तीनों को याद कर लीजिए, कंकाल, तितली और इरावती। जो इरावती वाला उपन्यास है ये जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, जैसे आता है ना कि मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा था? मंगलसूत्र। उसी प्रकार जयशंकर प्रसाद का कौन है? इरावती। इसके अलावा 2 उपन्यास और हैं, तितली और कंकाल। नेक्स्ट है, मिलन के पल केवल 2-4 विरह के कल्प अपार। यूपीएसआई 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो मिलन के पल केवल 2-4 विरह के कल्प अपार, ये रचना सुमित्रानंदन पंत की है। ये जो पंक्तियां हैं इनकी हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है? तो हिंदी साहित्य का आदिकाल ये रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। एक और क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि जो प्रारंभिक काल है, जिसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे राहुल सांकृत्या ने सिद्ध सामंत काल कहा, उसी प्रकार आदिकाल नाम किसने दिया? तो आदिकाल नाम इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। हिंदी साहित्य का आदिकाल ये किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके अलावा एक रचना और है इनकी, हिंदी साहित्य की भूमिका। पूरा नाम क्या है? हिंदी साहित्य की भूमिका। तो दोनों रचना हिंदी साहित्य की आदिकाल और हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। नेक्स्ट है, हेत प्रीति से जो मिले तासो मिलिए धाय, यह उक्ति किस संत कवि की है? तो हेत प्रीति से जो मिले तासो मिलिए धाय, यह रचना कबीर दास की है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। यूपीएसआई 2021 में कई सारी ऐसी पंक्तियां पूछी गई, कई सारे लेखकों की पूछी गई। आपको उनकी पता होनी चाहिए कम से कम, जो आपके सिलेबस के लेखक हैं और जिनकी पंक्तियां पूछी जा चुकी हैं। एक फेमस रचना है, एक फेमस पंक्ति है, मोको कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ये पंक्ति भी किसकी है? कबीर दास की है। इसको भी ध्यान रखेंगे, पूछी गई है। ठीक है, कबीर दास किस शासक के समकालीन थे? तो कबीर दास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ऑप्शन सी। मुक्तक छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन है? तो मुक्तक छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन थे? ये थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी। तो छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले किसकी रचनाओं में देखने को मिली? सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं में। ठीक है, और छायावाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है? जयशंकर प्रसाद को। और छायावाद की शुरुआत कहां से मानी जाती है? 1918 से। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या 12 है। ऑप्शन डी सही होगा। अब देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि कबीर दास की भाषा को सधुकड़ी भाषा किसने कहा? विकल्प होता है, आंसर होता है उसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और दूसरे पेपर में क्वेश्चन आता है कबीर दास की भाषा कितनी, कैसी है? आंसर होता है सधुकड़ी भाषा है। तो 2 आंसर आपके बन गए, 2 क्वेश्चन आपके बन गए। उसी प्रकार ये क्वेश्चन बन सकता है, आपको आगे का हटा देगा, कहेगा तुलसीदास के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या बताइए, आप कहेंगे 12। और किसके अनुसार है ये? रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है, बाण भट्ट की आत्मकथा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा यह उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इसके अलावा अनाम दास का पोथा ये भी किसका उपन्यास है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुनर्नरवा ये किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारू चंद्रलेखा उन्हीं की है। ठीक है, मंगलेश डबराल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो मंगलेश डबराल, ऊपर हमने सारे लेखक जो इंपॉर्टेंट है उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, किस रचना के लिए मिला, उसे देखा। मंगलेश डबराल को सन 2000 में मिला था। इनकी रचना हम जो देखते हैं, ठीक है, पहाड़ पर लालटेन इनकी काफी फेमस रचना है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को
आदिकाल नाम किसने दिया था? तो हिंदी साहित्य का जो शुरुआती काल है उसे आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। ठीक है, जो शुरुआती काल है उसे चारण काल नाम किसने दिया? ये दिया था जॉर्ज गियर्सन ने। इस काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? ये कहा राहुल सांकृत्यायन ने। वीर गाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। और बीज वपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त सर्वप्रथम कृति कौन सी है? यानी इनमें से कौन सी रचना है जिसको सबसे पहले हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो वो है चिदंबरा 1968 में सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, सवा सेर गेहूं, कफन, कहानियों के लेखक कौन है? तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि ये सारी क्या हैं? कहानियां हैं। कफन किसकी रचना है? सवा सेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, परीक्षा, ये सारी की सारी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद की हैं, उनकी कहानियां हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसके अलावा एक रचना इनकी और है, काफी फेमस है, ईदगाह। ये भी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। नेक्स्ट है करबला के रचनाकार कौन है? तो करबला के रचनाकार भी मुंशी प्रेमचंद हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इसके अलावा सेवा सदन इन्हीं की रचना है, गबन काफी प्रसिद्ध रचना है, इन्हीं की रचना है। इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है? एक नया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपनिषद काल पर आधारित है जनमेजय का नाग यज्ञ। तो कौन सी रचना, कौन सा नाटक है जो उपनिषद काल पर बेस्ड है? आप कहेंगे जनमेजय का नाग यज्ञ। किसकी रचना है ये? यह आपके जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक है राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन को महापंडित के नाम से भी जाना जाता है। इनका वास्तविक नाम केदार पांडे था। ठीक है, इनकी जो यात्रा स्मृतियां हैं काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं, जैसे मेरी तिब्बत यात्रा इन्हीं की रचना है। ठीक है, वोल्गा से गंगा तक वो भी इन्हीं की रचना है। कई सारी इनकी ऐसी ट्रेवल के ऊपर यात्राएं इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, कामयानी महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो काफी फेमस ग्रंथ है महाकाव्य है कामयानी, और इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन डी। कबीरदास की भाषा कौन सी है? अब जैसे मैंने आपको ऊपर कहा, तो कबीरदास की भाषा शधुकड़ी भाषा है। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? देखिए, हंस पत्रिका में संपादन का कार्य मुंशी प्रेमचंद ने किया था, पेपर में आ चुका है। इसके संस्थापक संपादक कौन थे? पहले संपादक वो भी मुंशी प्रेमचंद थे। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सूरदास की कृतियों की भाषा कौन सी है? तो सूरदास की रचनाएं किस भाषा में हैं? ब्रज भाषा में है। ऑप्शन सी सही आंसर है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसका व्यंग्य संग्रह है? तो व्यंग साहित्य का पितामह माना जाता है हरिशंकर परसाई को, और इस तरीके की रचनाएं जैसे ठिठुरता हुआ गणतंत्र हो गया, निंदा रस इन्हीं की रचना है, भोलाराम का जीवन इन्हीं की रचना है। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? हरिशंकर परसाई की। ऑप्शन बी। इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन है? तो ज्ञानाश्रयी शाखा कौन है? कबीरदास हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर। ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? तो ज्ञानाश्रयी काव्य जो है, निर्गुण काव्य, जिसके अनुयायी कौन हैं, जो प्रमुख हैं, वो है कबीरदास। इसका दार्शनिक आधार अद्वैतवाद है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो कबीरदास संत काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहीं पर निर्गुण भक्ति काव्य देता है, कहीं पर संत काव्य देता है, कहीं पर ज्ञानाश्रयी देता है, पूरा एक ही है वो। ज्ञानाश्रयी शाखा के निर्गुण काव्य के धारा के ये कवि हैं, उसके अनुयायी हैं, संत काव्य धारा के एक प्रतिनिधि हैं। ठीक है, जैसे सूरदास हैं वो कृष्ण काव्य धारा के हैं, तुलसीदास है वो राम काव्य के हैं, कबीरदास संत काव्य के। जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य अतुकांत शैली में लिखी गई है? तो कौन सी रचना है जयशंकर प्रसाद की जो अतुकांत शैली में है? सही आंसर है प्रेम पथिक। ऑप्शन बी सही उत्तर है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार की पत्रिका का नाम क्या है? तो देखिए, जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है इसके द्वारा एक पत्रिका को प्रकाशित किया जाता है, और इस पत्रिका का नाम भाषा है। तो भाषा पत्रिका किसकी पत्रिका है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय। एक आगरा में स्थित है केंद्रीय हिंदी संस्थान, वो भी एक पत्रिका निकालता है, और उसकी पत्रिका का नाम है गवेषणा। तो गवेषणा और भाषा दो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं
किसके साथ जुड़ी हैं ये पूछा जाता है, वर्ष नहीं आते इनके। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम भाषा है और केंद्रीय हिंदी संस्थान की पत्रिका का नाम गवेषणा है। नेक्स्ट है, मैं नीर भरी दुख की बदली यह काव्य पंक्ति किन की है? तो मैं नीर भरी दुख के बदले यह काव्य रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं? देखिए, मीराबाई की रचनाओं को लेकर क्वेश्चन है कि इनके जो पद हैं राजस्थानी भाषा की कौन सी बोली में लिखे गए हैं, मालवी में लिखे गए हैं, मेवाती में, जयपुरी में या मारवाड़ी में? तो मीराबाई के जो पद हैं राजस्थानी भाषा के मारवाड़ी में लिखे गए हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। तुलसीदास किसकी कविता है? देखिए, तुलसीदास पर एक किताब है, तुलसीदास रचना का नाम है। तुलसीदास जो रचना है आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। तुलसीदास के नाम पर एक रचना और है जिसका नाम है तुलसीदास चंदन घिसे। ये रचना हरिशंकर परसाई की है। ठीक है। जो ये तुलसीदास है ये कविता है यानी काव्य है, और जो तुलसीदास चंदन घिसे वो एक निबंध है। ठीक है। नेक्स्ट है, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के निकट किस घाट पर हुआ था? तो तुलसीदास का निधन कौन से घाट पर हुआ ये पेपर में आया है। इनका निधन 80 घाट पर हुआ था। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। इनका जन्म 1532 में बांदा में इनका जन्म होता है, चित्रकूट में, और इनका निधन 1623 में काशी में इनका निधन होता है। तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा विद्वान माना गया, और किसने माना? विंसेंट स्मिथ ने माना। ठीक है। ऊपर हमने देखा था तुलसीदास की भक्ति भाव क्या था, इनकी भक्ति भावना थी दास्य भाव। ठीक है। इन्होंने खुद को ईश्वर के दास के रूप में वहां पर माना। ठीक है। जैसे सूरदास थे, उन्होंने खुद को सखा के रूप में माना, तो उनका जो भक्ति भाव है वो सख्या भाव था। मीराबाई ने प्रेमी के रूप में माना, तो उनका माधुर्य भाव था, वो हम आगे अभी देखेंगे। तुलसीदास के बहुत सारे नाम हैं, उपनाम हैं जो पेपर में आते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है इनके बचपन का नाम। इनके बचपन का नाम था राम बोला, इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कवि शिरोमणि इन्हीं को कहते हैं, लोकनायक इन्हीं को कहते हैं, मानस का हंस ये किसको कहा गया है? गोस्वामी तुलसीदास को। और हिंदी का जातीय कवि ये भी कहा जाता है गोस्वामी तुलसीदास को। ठीक है। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस, जैसे हमने ऊपर इसके सारे खंडों के बारे में जाना, इसकी रचना इन्होंने 1574 में करी थी अकबर के शासन काल में। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमाश्रय की विषय वस्तु क्या है? देखिए, जो प्रेमाश्रय रचना है यह मुंशी प्रेमचंद की रचना है और इसकी विषय वस्तु है कृषक जीवन की समस्याओं पर। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जो गणिका समस्याएं हैं और विवाह से संबंधित समस्याएं हैं, इनके ऊपर मुंशी प्रेमचंद की जो रचना है वो है सेवा सदन। क्वेश्चन आएगा सेवा सदन की विषय वस्तु क्या है? ये वाली है, सांप्रदायिक समस्या, योगाभ्यास व पुनर्जन्म विवाद पर। इसके ऊपर जो इनकी रचना है उसका नाम है कायाकल्प। इसको भी ध्यान रखेंगे। कृषक जीवन पर है प्रेमाश्रय। एक और इनकी काफी फेमस रचना है मुंशी प्रेमचंद की कर्मभूमि। कर्मभूमि की विषय वस्तु क्या है? हरिजनों की समस्याओं का चित्रण उन्होंने इसमें किया है। तो प्रेमचंद की रचनाओं की विषय वस्तु पूछ लेता है। इन चारों को आप याद करेंगे, पेपर में आई है। तोड़ते ही होंगे मठ और गढ़ सब, किसकी पंक्ति है? तो तोड़ते ही होंगे मठ और गढ़ सब, यह रचना गजानन माधव मुक्तिबोध की है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? तो मधुलिका जो है आपके, ये पुरस्कार जो उनकी कहानी है इसकी पात्र है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। पराधीन सपने हूं सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है? तो पराधीन सपने हूं सुख नाही ये रचना तुलसीदास की है। ये जो पंक्तियां हैं इनकी हैं। ठीक है। एक इनकी फेमस पंक्तियां हैं, 2 बार वो पेपर में आई हैं। एक बार आई थी कि अब लो नसानी अब नो नसे हूं, ये किसकी रचना है? एक पेपर में ये आया था। सीधा आंसर करेंगे तुलसीदास की। दूसरे पेपर में क्वेश्चन आया, ये रचना, ये लाइन आपको लिख दी गई और पूछा गया ये किस रचना में अंकित है? तो ये लाइन विनय पत्रिका की है। तो दोनों को याद करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? तो लोक मंगल की भावना के श्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास को ही माना जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो आदिकाल की भाषा को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? डिंगल पिंगल कहा जाता है। तो सीधा क्वेश्चन बन सकता है डिंगल पिंगल क्या है? आदिकाल की भाषा।
महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को पहला हिंदी का कवि माना है, ऑप्शन ए। तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या है? दास्य। सूरदास की भक्ति का भाव क्या है? सख्या। और मीराबाई की भक्ति का भाव क्या है? माधुर्य। इसको आपने याद करना है, पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के गुरु का नाम था रैदास, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य और कबीर दास के गुरु का नाम था नरहरि दास, ठीक है। रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था? देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा कई सारी पत्रिकाओं का संपादन किया गया, जिसमें मतवाला भी शामिल है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि रामकृष्ण मिशन के द्वारा जो पत्रिका आती थी, यानी रामकृष्ण मिशन के साथ जुड़ी हुई पत्रिका है जिसका संपादन निराला ने किया, वो पत्रिका थी समन्वय, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। जल्दबाजी में मतवाला पे टिक आपने नहीं करना है, ठीक है, तो इसको आपने यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है? तो अपूर्ण है इनका मंगलसूत्र, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छाया, आकाश द्वीप, प्रतिध्वनि, आंधी, ये सब किस विधा की रचनाएं हैं? तो ये सारी रचनाएं किस विधा की हैं, किस टाइप की रचनाएं हैं? तो छाया, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, ऊपर मैंने आपको कहा था कि जब पहली कहानी पूछी गई थी जयशंकर प्रसाद की, उसका नाम था ग्राम, ठीक है। हमने कहा था कहानी संग्रह पूछेगा तो क्या होगा? छाया। छाया क्या है? कहानी संग्रह, यानी ये कहानियों का संग्रह है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो चाबुक निबंध संग्रह ये रचना निराला जी की है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो राजेश जोशी को साहित्य अकादमी 2002 में मिला और इसी 2 से याद कर लेंगे, 2 पंक्तियों के बीच में मिला, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास का नाम क्या है? तो मनोहर श्याम जोशी के 2 फेमस उपन्यास हैं, एक है आपका कयाप और एक है आपका कसब, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। समाज में हरिजनों की समस्याओं का चित्रण मुंशी प्रेमचंद ने किस उपन्यास में किया है? तो हरिजनों की समस्याओं का चित्रण उन्होंने कर्मभूमि में किया है, ऑप्शन ए सही आंसर है। लोकायतान के रचनाकार कौन है? अब शुरुआत में क्वेश्चन देखिए, हमने क्या पढ़ा था? नेहरू सोवियत शांति पुरस्कार किसको मिला था? सुमित्रानंदन पंत को। किसके लिए मिला था? लोकायतन के लिए, ऑप्शन सी सही आंसर है। श्रृंखला की कड़ियां की लेखिका कौन है? तो श्रृंखला की कड़ियां इसे महादेवी वर्मा ने लिखा है। जन्म के आधार पर निम्न में सही क्रम बताइए। अब जैसे एक पेपर में आया था उत्तराखंड में ही, महादेवी वर्मा की रचनाओं को लगाने के लिए आ गया था, यहां पर लेखकों को लगाने के लिए आ गया और चारों के चारों आपके सिलेबस के लेखक हैं। जन्म के आधार पर अगर हम इनके क्रम को लगाएं तो जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी। तो जयशंकर, निराला, पंत, महादेवी, ऐसे में आपने इसको याद करना है, ठीक है। जयशंकर, निराला, पंत, महादेवी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अप्सरा क्या है? तो अप्सरा किसकी रचना है? निराला जी की, और यह एक उपन्यास है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और इनकी फेमस रचना है राम की शक्ति पूजा। किसकी रचना है? निराला जी की है। और एक काफी फेमस है इनकी अनामिका, ये किसकी रचना है? निराला की है। कर्म का भोग और भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद, पंक्तियां किस काव्य कृति से ली गई हैं? तो कर्म का भोग और भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद, ये रचनाएं जयशंकर प्रसाद के सबसे फेमस रचना कामयानी की हैं। तो ये भी फेमस है, जयशंकर प्रसाद भी फेमस हैं, ये रचना, ये पंक्तियां पेपर में आई हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है? तो छायावादी काव्य की विशेषता यथार्थवादिता नहीं है। बाकी प्रेम और सौंदर्य का चित्रण, व्यक्तिवादिता, चित्रात्मकता, ये सब उसकी विशेषता है, यथार्थवादिता नहीं है। इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की नहीं है अनामिका। अभी तो देखा था निराला जी की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि या प्रकृति का चितेरा कवि, यह कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को, ऑप्शन
सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो एक और फेमस पंक्तियां यह भी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, छोड़ो मत यह सुख का कण है, यह भी किसकी पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो कौन सी रचना है जयशंकर प्रसाद की जो नहीं है? प्रेम सरोवर। ऑप्शन ए सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। जो प्रेम सरोवर है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, बाकी कामयानी, प्रेम राज्य और प्रेम पथिक इनकी ही रचनाएं हैं। राजश्री किस रचनाकार का पहला ऐतिहासिक नाटक माना जाता है? तो राजश्री किसका ऐतिहासिक नाटक है पहला? जयशंकर प्रसाद का। पंच परमेश्वर किस रचनाकार की पहली कहानी मानी जाती है? तो पहली कहानी यह मानी जाती है मुंशी प्रेमचंद की। ऑप्शन सी। यह कहानी यह भी, एक कहानी यह भी किसकी रचना है? तो एक कहानी यह भी, यह एक आत्मकथा है और इसके रचयिता मन्नू भंडारी जी हैं। तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के गुरु जी का नाम था नरहरिदास, सूरदास जी के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य और मीराबाई के गुरु का नाम था रैदास। ठीक है, नेक्स्ट है कुकुरमुत्ता के कवि कौन है? तो कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? पेपर में आई है, निराला जी की रचना है। आंसू के कवि कौन है? तो आंसू ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति होती है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति है, ये कहा था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। इनका एक और स्टेटमेंट काफी फेमस है, इन्होंने कहा कि जो गहन भाव को सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है। तो ये किसने कहा है? निराला ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या करूं आज जो कहीं नहीं, यह उक्ति किसकी है? तो यह आपके निराला जी की उक्ति है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है चांद का मुंह टेढ़ा किस कवि की रचना है? जो चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? एक नया क्वेश्चन है, सिलेबस से जुड़े व्यक्ति का क्वेश्चन है, मुक्तिबोध इसके सूत्र के प्रयोक्ता है। तो संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना ये किसने कहा? मुक्तिबोध का ये सूत्र है। कामयानी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो श्रद्धा पहले तो किसका पात्र है? कामयानी का। और किसका प्रतीक है? हृदय का। ऑप्शन ए। ऐसे क्वेश्चन भी बने हैं। ठीक है, कामयानी में कुल कितने सर्ग हैं? तो कामयानी में आपके टोटल 15 सर्ग हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। युगांत के कवि कौन है? तो युगांत रचना किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है। कवि की वाणियों की भाषा कौन सी है? कबीर दास की। तो कबीर की वाणियों की भाषा है शतुकड़ी, ऊपर देखा था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो सीधा टिक करेंगे जयशंकर प्रसाद पर, ऊपर हमने देखा था, विकल्पों में भी आया था। ठीक है, कई बार। भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन है? और इसी से मिलता जुलता या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से आता है, भ्रमर गीत किसकी रचना है? तो भ्रमर गीत के प्रवर्तक या इसकी रचना, दोनों में आंसर होगा सूरदास। ऑप्शन सी सही आंसर है। किस कृति के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? देखिए, मनोहर श्याम जोशी को 2005 में साहित्य अकादमी मिला था इनकी रचना कयाप के लिए। ऑप्शन सी सही आंसर है। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढेगी पीड़ा, यह उक्ति किसकी है? तुमको पीड़ा में ढूंढा ये कहा है महादेवी वर्मा ने। ऑप्शन बी। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो इनका पहला काव्य संग्रह है निहार। ऊपर हमने देखा था ना वो क्रम, निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत। बाद में इन चारों काव्य संग्रहों को करके काव्य संकलन बनाया गया यामा। ठीक है, निराला किस पत्र के संपादक थे? तो निराला जो है आपके मतवाला पत्र के संपादक हैं। और रामकृष्ण मिशन से जुड़ी हुई पत्रिका कौन सी थी? समन्वय, इसके भी संपादक थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, नेक्स्ट है भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विद्या की रचना है? तो भक्तिन किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की, और यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा था महादेवी वर्मा को। ठीक है, नेक्स्ट है
एक कहानी यह भी कि रचनाकार कौन है, ऊपर हमने इसके बारे में देखा था, मन्नू भंडारी की यह रचना है। यह इनकी आत्मकथा है और इस आत्मकथा के लिए 2008 में इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, मन्नू भंडारी का मूल नाम क्या है? इनका मूल नाम है महेंद्र कुमारी, इसको भी ध्यान रखेंगे, और इनके पति का नाम है राजेंद्र यादव। ठीक है, इनकी रचनाएं और कौन कौन सी हैं? एक तो आत्मकथा तो हो गई, एक कहानी यह भी, इसके अलावा त्रिशंकु, मैं हार गई, यही सच है, ये भी पेपर में आई है, अकेली, तीन निगाहों की एक तस्वीर, ये भी इन्हीं की है, रजनी, निर्मला, ये सारी रचनाएं इन्हीं की हैं। एक नाटक है इनका बिना दीवारों का घर। नेक्स्ट है तुलसीकृत कृष्ण काव्य कौन सा है? तो तुलसीदास द्वारा रचित कृष्ण काव्य, तुलसीदास को रामधारा काव्य का माना जाता है, इन्होंने कृष्ण काव्य भी लिखा है जिसका नाम है कृष्ण गीतावली। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर किसका संस्मरण संग्रह है? तो पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर, ज्यादातर मैक्सिमम टाइम में जब आपको यात्रा वृतांत दिए जाते हैं वो राहुल सांकृत्यायन के होते हैं, लेकिन जो ये वाला है पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर, यह मनोहर श्याम जोशी का है। ऑप्शन सी। पल्लव के रचयिता कौन है? तो फेमस रचना है पल्लव और इसके रचयिता हैं आपके सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन ए सही विकल्प हो जाएगा। काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है? निराला जी की ये रचना है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल में होता है, 1899 में इनका जन्म बंगाल में हुआ था। ठीक है, बंगाल का जो मेदिनीपुर जिला है वहां पर। इनका निधन की बात करें 1961 में प्रयागराज में इनका निधन हुआ था। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम सूर्य कुमार रखा गया था। ठीक है, और इन्हें महाप्राण के नाम से भी जाना जाता है, यह भी पूछा गया है। नेक्स्ट है राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या था? केदार पांडे। कृषक संस्कृति का महाकाव्य किसे माना जाता है? तो कृषक संस्कृति का महाकाव्य गोदान को माना जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। निर्मला की बात करें, यह भी मुंशी प्रेमचंद की रचना है। इसमें दहेज प्रथा और अनमेल विवाह से जो परेशानियां उत्पन्न होती हैं उनको दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है सुमित्रानंदन पंत को सम्मानित किया गया। तो सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी भी मिला है 1960 में और ज्ञानपीठ भी मिला है 1968 में। नए पत्ते के रचनाकार कौन है? तो नए पत्ते यह किसकी रचना है? नए पत्ते के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। ऑप्शन डी। इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो महादेवी वर्मा की नहीं है उर्वशी। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है, बाकी पद के साथ ही स्मृति की रेखाएं यामा महादेवी वर्मा की हैं। निम्न में से महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र कौन सा है? तो रेखा चित्र जिसे महादेवी वर्मा ने लिखा है इसका नाम है अतीत के चलचित्र। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो निठल्ले की डायरी, इस प्रकार के जो व्यंग्यात्मक आपकी रचनाएं हैं मैक्सिमम हरिशंकर परसाई की होती हैं। ठीक है, और इनकी अगर हम रचनाओं के नाम देखें, एक हमने देखा था ऊपर ठिठुरता हुआ गणतंत्र, एक देखी थी विकलांग श्रद्धा का दौर, पगडंडियों का जमाना, भूत के पांव पीछे, तुलसीदास चंदन घिसे, निंदा रस, बारात की वापसी, वो सारी रचनाएं इन्हीं की हैं। ठीक है, इनका एक उपन्यास भी है, काफी फेमस है, रानी नागफनी की कहानी। किसका है? हरिशंकर परसाई का उपन्यास। और एक और है इनका तट खोज, ये भी उपन्यास किसका है? हरिशंकर परसाई का। प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाज़ारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण क्या है? तो मुंशी प्रेमचंद पहले उर्दू में कविताएं लिखते थे, बाद में हिंदी में आए। उर्दू में एक उपन्यास इन्होंने लिखा बाज़ारे हुस्न, जब इसका हिंदी में रूपांतरण किया नाम हो गया सेवा सदन। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने लेखक परिचय के 113 सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करने का प्रयास किया। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड थे, सारे आपके सिलेबस के थे और सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। आपको लैंग्वेज का आइडिया हुआ, क्या क्या पूछा गया है, कितनी बार आया है, वो सब हमने आज के वीडियो में देखा। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा और 113 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।